नमस्कार भाइयों, साथियों तथा मित्रों। भाइयों, आप सभी सहकार शब्द से जरूर वाकिफ होंगे, जरूर जानते होंगे। सहकार शब्द संसार में आदि काल से चला आ रहा है। बिना सहकार कुछ भी संभव नहीं है। मानव संस्कृति, मानव विकास यह सहकार के कारण ही संभव हुआ है। तब भी सहकार कायदा, सहकार उद्योग, सहकारी उद्योग, सहकारी गृह निर्माण संस्था, सहकारी बैंक आदि की कल्पना 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। 1844 में कुछ कारागिरों ने इंग्लैंड में पहली सहकारी संस्था बनाई उत्पादन के लिए, क्योंकि तब तक औद्योगिकरण हो चुका था और जो देशी उद्योग धंधे थे उन पर बड़ा असर पड़ रहा था। कुछ लोगों ने सहकार की भावना से वो इकट्ठा हुए और उन्होंने सहकारी समिति बनाई। अपने उद्योग को, गृह उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ये उनका प्रयास था। 1844 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1904 में कानून बनाया और सहकार कानून के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं पंजीकृत की गई, रजिस्टर्ड की गई। ये यहाँ से शुरुआत हुई। भारत में हम देखते हैं सहकारी आंदोलन 1947 के बाद में सहकारी समितियां का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। आज देश में लाखों सहकारी संस्थाएं सक्रिय है। कृषि, दूध, बैंकिंग, हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग घरों का निर्माण आदि सब क्षेत्र में आजकल सहकारी समितियां बन रही है। 1904 के बाद में जो भारत सरकार ने अपना खुद का कानून बनाया और भारत सरकार अधिनियम 1919, बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम 1942, सहकारी समिति अधिनियम 1912, सहकारिता समिति का रिपोर्ट 1914, सहकारी योजना 1945, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति 1951, नाबार्ड 1981, बहु राज्य सहकारी समिति बनना 84 में शुरू हो गया और मॉडल
सहकारी समिति अधिनियम 1990 में बना। देश की सहकारिता नीति 2002 में बनी। बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनने लगी और कंपनी संशोधन अधिनियम 2002 भी बना और सहकारिता को अलग से मान्यता दी गई। भारत में जो सहकारी कानून है, कायदा है, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाएं बनती है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर जोर किसी पर है तो वो है समता। समता और लाभ में सबको समान अधिकार, समान फायदा। इस समान तत्व को अगर हम मूर्त रूप नहीं देते तो सहकारिता आंदोलन फेल हो जाता है। साथियों, आजकल हाउसिंग सोसाइटी में जब मल्टी स्टोरीज बहु इमारत वाली संस्था या परिसर खड़ा हो जाता है और अनेक लोगों के फ्लैट होते हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी का बनाना ज़रूरी हो जाता है। उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र या जो भी आपका स्टेट है वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। करे तो संस्था चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना ज़रूरी होता है और उसके लिए उपविधि को मान्य कर, उपविधि सरकार ने बनाए कानून, सरकार ने बनाए कायदे, एक्ट आदि का पालन करने से जो उद्देश्य है सहकारी संस्था का, उसकी पूर्ति की जा सकती है। शांति से काम किया जा सकता है। तथापि ऐसे होते हुए बहुत सारे संस्थाओं में नहीं देखा जाता। ये दुर्भाग्य है। ये इसलिए होता है कि सहकारी समिति में एक तो सभी सदस्य जो होते हैं उस समिति के मालिक होते हैं और फिर वो संस्था चलाने के लिए एक कार्यकारिणी बनाते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या आम सहमति से हो। पहले आम सहमति से बनती थी, अब जो है उसका चुनाव होना ज़रूरी हो गया है। जो कार्य समिति होती है, बहुत बार ऐसा होता है वो भूल जाते हैं कि वो कार्य समिति है, यानी एग्जीक्यूटिव है, वो कानून बनाने वाले नहीं हैं, ना वो मालिक है। जब वो अपने आप को अपने आप को मालिक समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो भी एक सामान्य सदस्य है और सोसाइटी के सेवा के लिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना नामांकन भरा है, नाम दिया है, उनको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, तो उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो सरकार के कानून, नियम, संस्था की उपविधि और समय समय पर जो सरकार आदेश निकालती है जिससे कि सुव्यवस्था बनी रहे, कोई घपला ना हो, कोई घोटाला ना हो, कोई करप्शन ना हो, इसलिए सरकार समय समय पर
कुछ आदेश भी निकालती रहती है। साथियों, आजकल सहकारी समितियां पंजीकृत होने के बाद में हजारों लाखों सहकारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां बनी है। उसमें कुछ नियम भी बनाए हैं। सहकारी सोसाइटी अगर पुरानी है तो उसका मेंटेनेंस नहीं है तो मेंटेनेंस कम होता है, और जैसे जैसे थोड़ी पुरानी हो जाती है तो मेंटेनेंस बढ़ता है। मेंटेनेंस ये उसका प्रमुख उद्देश्य है सहकारी सोसाइटी का। सहकारी सोसाइटी की जो सबकी मिल्कियत है उसका संरक्षण करना ये उनका पहला दायित्व होता है। उसका मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, देखभाल करना, और इसलिए समय समय पर अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यकारिणी काम करती है। पर कार्यकारिणी जब अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर जनरल बॉडी के निर्णय के पास नहीं जाती है और अपने खुद के निर्णय लेती है, तो उससे आगे जाकर समस्याएं निर्माण होती है। आजकल सोसाइटियाँ 30-32 साल की होने के बाद में उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। हर 3 साल के बाद 30 साल के बाद में हर 3 साल या 5 साल में एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट करा के जो भी रिपेयर, छोटे मोटे रिपेयर है, उसको करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग जो है नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो इसका दायित्व किसका? नहीं करते हैं तो जो वर्तमान कमेटी होती है उसका दायित्व बन जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना ये वर्तमान जो समिति होती है उसका दायित्व होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की नियुक्ति करना है, इस बात की सर्वसाधारण सभा में सबसे पहले अनुमति लेनी चाहिए, और पैनल के कुछ अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना चाहिए। उसकी फ़ी कितनी होगी? कई पैनल पर लोग होते हैं, उनमें से अच्छा चुनाव जो है सहकारी समिति की जनरल बॉडी कर सकती है, और उसके बाद में इस प्रकार का काम करते रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जब सोसाइटी रहने लायक नहीं होती है तब पुनर्विकास, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया क्या की जा सकती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। पुनर्विकास, पुनर्निर्माण के लिए ये ज़रूरी है कि पहले कमेटी ये सुनिश्चित कर ले कि सोसाइटी अब जो है पुनर्विकास के लिए उसकी कंडीशन आवश्यक हो गई है। बहुत सारे जब सदस्य ये कहते हैं कि पुनर्विकास होना चाहिए तो उस पर विचार करना चाहिए, पर ये सब लिखित रूप से होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, किसने मांग किया है पुनर्विकास की। तब जाके अगर वो ठीक लगता है तो पुनर्विकास एक उपसमिति बनाई जा सकती है, बनाना चाहिए। और उसके पहले सोसाइटी ने, अब जो है ये इंटरनेट का ज़माना है, इसलिए वेबसाइट बनाना चाहिए, उसकी ईमेल आईडी बनाना चाहिए, और सोसाइटी के बहुत सारे जो रिकॉर्ड है वो सोसाइटी के वेबसाइट पर डालना चाहिए। प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। समिति ने कैसा काम करना चाहिए, इसकी गाइडलाइन सरकार समय समय पर देती है, उसका अध्ययन कर समिति ने सबसे पहले
जो आर्किटेक्ट होता है उससे फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेनी चाहिए कि आज के अवस्था में हमें पुनर्निर्माण, पुनर्विकास अगर हम खुद करते हैं या किसी बिल्डर को देते हैं तो हमें कितना एफएसआई मिलेगा, कितना क्लस्टर मिलेगा, कितने माले की बिल्डिंग हो सकती है, आज में जो सदस्य है उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, कितना अधिक से अधिक फ़ायदा दिया जा सकता है, फंड की अरेंजमेंट कहाँ से की जा सकती है स्वयं पुनर्निर्माण है तो, और अच्छे जो है बिल्डर लाने के लिए क्या प्रक्रिया की जा सकती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी न हो तो विवाद होना स्वाभाविक है। इसलिए सोसाइटी का एक वेबसाइट होना ज़रूरी होता है और उसमें कमेटी, जो सब कमेटी है, डेवलपमेंट कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन पर कमेटी, वर्किंग कमेटी ने क्या फैसला किया है, ये बात भी उनके कमेटी के रिकॉर्ड में होना चाहिए। रिजोल्यूशन होना चाहिए, क्या कार्रवाई हुई है उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए दोनों समितियों का, चाहे वो पुनर्विकास की सब कमेटी हो या फिर जो संस्था की कार्यकारिणी हो। कार्यकारिणी आज सरकारी नियमों के अनुसार चुनाव से आना जरूरी होता है। किसी संस्था की कार्यकारिणी अगर चुनाव प्रक्रिया द्वारा नहीं लाई गई है तो वो पुनर्विकास नहीं कर सकते हैं। साथ साथ पुनर्विकास के लिए सोसाइटी की अवस्था कैसी है, क्या वो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट पहले हुआ है, ये भी देखना जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम जो है कलश बनाए और बाद में जो है उसका फाउंडेशन बनाए, मतलब उल्टे सीधे काम हम नहीं कर सकते। तो हमको ये कदम ब कदम हमको आगे बढ़ना होता है, बहुत सावधानी से बढ़ना होता है और सरकारी नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम पुनर्विकास में क्यों जाते हैं? कोई भी संस्था पुनर्विकास में इसलिए जाती है कि उनके वर्तमान सदस्य है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोटेक्शन हो, वो जो जितनी उनकी प्रॉपर्टी है वो सलामत रहे और उसमें उनको कुछ और ज़्यादा भी मिले। अगर ज़्यादा एफएसआई आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वर्तमान सदस्य को मिलना चाहिए। पार्किंग जैसी समस्या है वो सबकी हल होनी चाहिए और समानता एफएसआई में जो है समानता का अनुपात में उसका जो है वितरण होना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या शॉप हो, गाला हो, जो भी है। सब सदस्य एक जैसे माने जाते हैं सहकारी संस्था में, इसलिए फ़ायदा का भी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे समान रूप से किया जाता है। आजकल कोई भी रास्ते पर गाड़ी नहीं रख सकता है, इसलिए जो भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इसका पार्किंग सोसाइटी के सभी सदस्यों को, चाहे वो रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो पुनर्विकास में इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्डर अच्छे होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में बिल्डर की आर्थिक स्थिति नहीं जानते, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, वो कंपनी है
अकेला आदमी है, पार्टनरशिप है, उनकी देयता क्या है, कोर्ट केसेस क्या है, इनके ऊपर में कोई कर्जा है, जनता की राय क्या है, ये सभी नहीं जानते। और हड़बड़ी में किसी बिल्डर को अगर हम लेटर ऑफ इंटेंट दे देते हैं, अपना इच्छा जताते हैं, तो फिर आगे जाके मुसीबत में आ सकते हैं। तो साथियों, ये सब करने के पहले कानून क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने प्रक्रिया बनाई है पुनर्विकास, पुनर्निर्माण का। उसका अध्ययन करने के लिए पुनर्विकास समिति बनाना जरूरी है। उस पे जब समिति ऐसी कोई अपना काम सरकारी नियमों से आगे कर रही है तो उसको सहयोग करना जरूरी है। ये नहीं कि हम कार्यकारिणी है और सब कमेटी जो है उसको काम नहीं करने देंगे, ये बर्खास्त कर देंगे, तो ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी। इससे समिति के कार्यकारिणी ने बचना चाहिए और उनका जो रिकमेंडेशन वो लेना चाहिए। जो टेंडर होता है उस पर उसको सोसाइटी के वेबसाइट पर डालना ज़रूरी है। हमें सोसाइटी के सदस्य से उसके पहले टेंडर निकालने के पहले सबसे पूछना चाहिए, लिखित रूप से पूछना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए। अगर संस्था को कोई नोटिस देना होता है, कोई पैसा बाकी होता है, तो संस्था उनको रजिस्टर पोस्ट भेजती है, वहाँ उनके घर में जाती है, नोटिस बोर्ड पर चिपकाती है। तो उनको क्या चाहिए ये पूछना भी सोसाइटी के कार्यकारिणी का नैतिक कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। वो सबसे पहले पूछे कि आप क्या क्या चाहते हो रीडेवलपमेंट के पहले, और रीडेवलपमेंट में स्व पुनर्निर्माण में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसकी भी जानकारी देना जरूरी है। क्योंकि सरकार ने देखा बहुत सारे बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी की जो है डिमांड पूरी नहीं करते हैं, पहले हाँ हाँ कहते रहते हैं, कुछ समय के लिए रेंट भी देते हैं, कुछ और जो चीज़ें हैं वो थोड़ी देते हैं और बाद में रोक देते हैं, और सोसाइटी का पुनर्विकास पुनर्निर्माण अनेक साल प्रलंबित होता है, जिससे सोसाइटी के सदस्य को बहुत ही मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है। उनका आर्थिक नुकसान होता है, उनको दर दर भटकना पड़ता है। धंधे वाले उनके व्यवसाय करने का ठिकान छिन जाने से, घर छिन जाने से उनका कोई जो है अल्लाह ही मालिक होता है, भगवान ही मालिक होता है। तो सरकार ने इस अवस्था को हमने कहा कि भाई आप खुद बच सकते हो, थोड़ा सा धीरज से काम लो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो, कई बार सोचो। एक अगर टेंडर आप निकालते हो, उसमें अगर आपको आपके मन मुताबिक नहीं लगता है तो उनको निरस्त करके दोबारा टेंडर मंगा सकते हो, तीसरी बार मंगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। पर आप अपने जो है, आपको जो लगता है कि आपको मिलना चाहिए, उससे आप जो है जल्दबाजी में उसके साथ में समझौता मत करो। यह बहुत विस्तृत व्यापक क्षेत्र है, कई बिल्डर है, अच्छे बिल्डर है, उनको टेंडर की जानकारी दी जा सकती है और भविष्य के जो दुष्परिणाम है उससे सोसाइटी के लोग बच सकते हैं। 2-3 लोग चीज़ों की
ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। एक है जो सबसे पहले प्राथमिक अवस्था में ही हमको करनी चाहिए, वो है आर्किटेक्ट से सलाह मशवरा करना, उसकी सलाह लेना। दूसरा जो है वकील की भी सलाह लेनी चाहिए, और तीसरे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी सलाह लेनी चाहिए। हालांकि पीएमसी की कई संस्थाएं हैं, काम करती है, अच्छा काम करती है, पर पीएमसी अच्छा काम करे यह सुनिश्चित करने के लिए उनका बैकग्राउंड और काम करने का तरीका भी सोसाइटी ने जानना जरूरी है। पीएमसी अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी जो है सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि हमको सारी चीज़ें पहले कर देने से, उनका सहयोग लेने से, उनका एडवाइस लेने से हम कई सारी जो है दिक्कतों से, समस्या से बच सकते हैं। इसमें थोड़ा खर्चा ज़रूर होता है, पर आपके बचाव के लिए ज़रूरी है। सोसाइटी का काम इस प्रकार से होना चाहिए, उसकी वेबसाइट बने, सारे डॉक्यूमेंट उस पर डाल दे, 7/12 है, डिम्ड कन्वेंस हुआ है या नहीं है, किसके नाम से है, मकान किसके नाम से है, दुकान किसके नाम से है, नॉमिनी कौन है, सब जानकारी वेबसाइट पे होनी चाहिए। और सदस्य जो है उस वेबसाइट पर संस्था के जो मोबाइल है, एक मोबाइल भी नंबर होना चाहिए संस्था का, और उसका ईमेल आईडी भी होना चाहिए, ताकि सदस्य अपनी जो बात जो है उस पर लिख सके, बता सके। इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। सदस्य क्या चाहते हैं? सदस्य से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, वर्किंग कमेटी ने कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, मिली भगत नहीं होनी चाहिए। अब मिली भगत का मतलब सब लोग जानते हैं, बिल्डर से मिली भगत नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है, जिसे अंग्रेजी में कट कहते हैं, कट। तो कट जो है बहुत बुरी बात है, वो नहीं होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। और पुराने सभी सदस्यों को, चाहे वो शॉप हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, सबको समान फायदा होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर सबका अधिकार है। ज़मीन 2-4 जो कमेटी के पदाधिकारी होते हैं उनकी नहीं है, यह बात पदाधिकारियों ने समझना चाहिए। अगर ये सब नहीं करते हैं और किसी बुरे अवस्था में अगर हम फंस जाते हैं, तो कमेटी के लोगों ने जो गलतियां हुई है उसको मानते हुए जनरल बॉडी की क्षमा याचना करनी चाहिए, और इस प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। कमेटी अगर जनरल सदस्य उनकी अवहेलना करते हैं, उनको जानकारी नहीं देते हैं, या उनसे कुछ छुपाते हैं, किसी भी मकसद से हो, जानबूझकर या अनजाने में, और उनके इस कृति से सहकारी निबंधक, सहकारी खाता, अपना स्थानीय स्वराज संस्था, नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, किसी की भी फसगत होती है तो उसके लिए सोसाइटी के जो पदाधिकारी है वो सीधे तौर पर जिम्मेदार
माने जाते हैं। पहले एक प्रोविज़न थी बॉन्ड 20, सोसाइटी में जो पदाधिकारी बनना चाहते हैं, चुनाव लड़कर कमेटी में आना चाहते हैं, उन कमेटी के मेंबरान ने बॉन्ड 20 भरकर मैं सोसाइटी के मेरे कार्य से हुए सभी लाभ के लिए, कार्य से हुए सभी नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा, यह बॉन्ड भर के देना होता है। वो बॉन्ड जो नैतिक आधार है उसको फिर से भरवा कर लेना चाहिए जैसे ही कमेटी बनती है। अगर वो नहीं होता है तो नैतिक आचरण पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। नैतिक आचरण होना चाहिए। अमर्याद काम, हमको अधिकार चाहिए पर ड्यूटी जो करनी है उसका हमको ड्यूटी नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। फ़ायदा चाहिए, नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सभी लोगों ने इसको ध्यान रखना चाहिए कि सहकारी जो मूवमेंट बनी है, आंदोलन हुआ है सहकारी तत्व से, आज जो सभी क्षेत्र में काम कर रहे सहकारिता, उसको हमें फेल नहीं करना है, फेल होने देना नहीं है। और उसके लिए सबसे पहले एक ही बात करनी है कि हमें समता, संविधान, संसद ने, विधानसभा ने बनाए कायदे कानून सबका पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार ने जो समय समय पर गाइडलाइन दी है उनका पालन करना चाहिए। वो पालन नहीं होता है तो न केवल कार्यकारिणी के लोग मुसीबत में आ जाएंगे, संस्था के जो सारे लोग हैं, सदस्य हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सहकार ये है, सहकार और सरकार दोनों का नज़दीक का नाता है। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का अब ये जो है क्षेत्र है कि सहकार क्षेत्र को अच्छा बनाए, काम करने लायक बनाए, अधिकार दे और साथ साथ ड्यूटी भी निश्चित करे। नियम बनाए हैं तो उसका कड़ाई से पालन होने की तजवीज़ भी करे, और जो लोग दोषी है या तो वो क्षमा मांगे या फिर दंड विधान के दंड के अनुसार दंड भुगतने के लिए भी तैयार उनको रहना चाहिए। क्योंकि समाज का जो है शोषण नहीं होना चाहिए। समाज को जो है उनको जानबूझकर समस्या में नहीं डालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज यही तक साथियों, धन्यवाद।